Good morning. Myself, Assistant Professor Jitendra Kumar, Government College for Women बाड्रा, चरखी दादरी। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रिलीजन इन इंडिया। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रोल ऑफ रिलीजन इन इंडिया। भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उद्भव एवं विकास ब्रिटिश शासन की नीति में निहित है। सत्ता हाथ में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया। कंपनी ने मुसलमानों की उपेक्षा करते हुए हिंदुओं को नौकरी प्रदान की। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कंपनी के शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, किंतु अंग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह समझते थे। अतः उन्होंने मुसलमानों के विरोध की और हिंदुओं के समर्थन की नीति अपनाई। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं की प्रगति से भयभीत होकर मुसलमानों का समर्थन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति भारत में सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दिया। लॉर्ड कर्जन ने मुसलमानों को प्रसन्न करने और उनकी निष्ठा प्राप्त करने के लिए 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन कर डाला। सरकार के उकसाने पर सरकारप्रस्त मुसलमानों ने 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। बाद में मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। इन्हीं मांगों पर सहानुभूति करते हुए भारतीय शासन अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। 1925 में जिन्ना कांग्रेस को पूरी तरह छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस पार्टी को भारी विजय प्राप्त हुई। इन चुनाव में मिली हार से उभरने के लिए 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित कर दिया। पाकिस्तान की स्थापना अपनी मांग को पूरा कराने के लिए मुस्लिम लीग ने 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई की, जिसमें अनेक लोगों की जानें गई। अंततः अगस्त 1947 में देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो गया। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य स्कूल घोषित कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत में सांप्रदायिकता जारी रही। सांप्रदायिकता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश को स्वतंत्रता मिलने के 40 वर्षों के अंदर देश में लगभग 5000 सांप्रदायिक घटना घटी। 1961 में सांप्रदायिक तनाव की दृष्टि से देश में 21 जिले गड़बड़ी वाले माने गए थे, जबकि 1987 में इनकी संख्या बढ़कर 98 हो गई। 2002 में गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा में हजारों लोगों की हत्या एवं सितंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 63 लोगों को मारा जाना सिद्ध करता है कि सांप्रदायिक हमारे सार्वजनिक जीवन का एक अंग बन गई है। पिछले कुछ वर्षों से तो यह भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से छा गई है। भारत का बहुधर्मी स्वरूप। पॉइंट नंबर 1, भारत में अनेक धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के अनुयायी रहते हैं, किंतु संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कोई राजनीतिक छूट नहीं दी है। पाकिस्तान की तरह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विधानमंडलों में आरक्षण स्थान नहीं किए गए हैं, न ही उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के नाम पर संगठित होते हैं और सरकार से अपने लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। जब धार्मिक अल्पसंख्यक सरकारी पद अथवा विधानमंडलों में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए धर्म को आधार बनाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में धर्म का महत्व बढ़ जाता है। यदि धार्मिक अल्पसंख्यक धर्म के इस हथियार का प्रयोग न करे तो
इन अल्पसंख्यकों में न तो एकता की और न ही पृथक अस्तित्व की भावना बनी रह सकती है। पॉइंट नंबर 2, ऐतिहासिक तथ्य। धर्म भारत की राजनीति को ऐतिहासिक कारणों से भी प्रभावित करता है। भारत पर लंबे समय तक मुस्लिम लोग आक्रमण करते रहे थे। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने स्थानीय हिंदू जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुगल शासनकाल में भी हिंदुओं के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार के उदाहरण मिलते हैं। कई मुस्लिम शासकों ने शक्ति के बल पर इस्लाम धर्म को फैलाने का भी प्रयत्न किया। अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम विरोध कुछ समय तक दबा रहा, किंतु अंग्रेज शासकों ने इस विरोध को पुनः उभारने के लिए प्रयास किए, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए हित में था। ब्रिटिश सरकार की प्रेरणा से 1996 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका कारण प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में मुसलमानों के लिए अलग से विधानमंडल में स्थान आरक्षित भी किए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने राजनीति में धर्म का भी प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही राजनीतिक छूट प्राप्त करने के लिए लगभग प्रत्येक धार्मिक समूह ने अपने अपने प्रत्येक राजनीतिक गुट बना लिए थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव कर डाला। 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था। पॉइंट नंबर 3, धार्मिक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना। भारत में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक स्वयं को असुरक्षित समझते हैं, क्योंकि इनकी संख्या कम होने के कारण इनके लिए संसद अथवा राज्य विधानमंडलों में के स्थान पर्याप्त संख्या में जीतना इनके लिए संभव नहीं है। इसके लिए इनको किसी न किसी राजनीतिक दल से चुनाव में गठबंधन करना पड़ता है। साथ ही प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पृथक पहचान को कायम रखना चाहता है। कुछ अल्पसंख्यकों को यह भय है कि बहुसंख्यक लोग संयुक्त भारतीय संस्कृति के नाम पर उनकी पहचान खत्म कर सकते हैं। उनकी ऐसी भावनाएं ने संगठित होने के लिए उनको प्रेरित करती हैं। इसलिए यह अल्पसंख्यक राजनीति में धर्म का सहारा लेते हैं। धार्मिक भावनाओं से प्रोत्साहित होकर अल्पसंख्यक अपने समूह के लोगों को किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित भी करते हैं। पॉइंट नंबर 4, धर्म और राजनीति में संबंध। भारत में धर्म और राजनीति के पारस्परिक संबंधों का विषय काफी महत्वपूर्ण है। भारत में राज्य धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, किंतु भारत में राजनीति में धर्म का प्रयोग किया जाता है। सिख और मुस्लिम अल्पसंख्यक धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक नहीं मानते। सरकार अनेकों बार घोषणा कर चुकी है कि धर्म और राजनीति बिल्कुल पृथक हैं, किंतु उसने इस संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। सरकार ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाया, किंतु धर्म और राजनीति के संबंधों के बारे में स्पष्ट कानून का निर्माण नहीं किया। जब सरकार की कोई नीति किसी अल्पसंख्यक समूह को प्रभावित करती है तो उस समूह के लोग एकत्रित होकर सरकार की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं। विरोध तो यह लोग राजनीति नीति का ही करते हैं, किंतु कुछ बातें हैं कि वो धर्म के पक्ष में अपना समर्थन करते हैं। पॉइंट नंबर 5, सरकार की अस्पष्ट नीतियां। सरकार की अस्पष्ट नीतियां भी राजनीति में धर्म के बढ़ते प्रभाव का एक कारण है। 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। विभाजन के समय देश में बहुत अधिक मारकाट हुई थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का मुख्य कारण राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म का प्रयोग किया जाना था। फिर भी भारत सरकार ने पिछले 68 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया जो 1947 की घटना की पुनरावृत्ति को समाप्त कर दे। सांप्रदायिकता को कुचलने के लिए किसी भी दल की सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्वतंत्रता भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता के बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि
धर्म और राजनीति को एक दूसरे से दूर रखने के लिए किसी भी सरकार ने स्पष्ट नीति नहीं बनाई। पॉइंट नंबर 6, सांप्रदायिक राजनीतिक दल। भारत में अनेक ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका आधार कोई विशेष धर्म है, जिनका उद्देश्य उस धर्म के लोगों के हितों की रक्षा करना। मुस्लिम अकाली दल, हिंदू महासभा, शिवसेना जैसे दल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, क्योंकि इसके द्वारा उछाले गए 3 प्रमुख मुद्दे धार्मिक हैं। जब धर्म पर आधारित राजनीतिक दल राजनीति में भाग लेंगे तो राजनीति में सांप्रदायिकता का समावेश तो होगा ही। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल भी सांप्रदायिक दलों से चुनावी समझौता कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, सरकारी समारोह में धार्मिक कार्यक्रम। भारत में तरह तरह के सरकारी समारोह होते रहते हैं। कई बार इन समारोह में धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में आमतौर पर बहुसंख्यक वर्ग के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। फिर भी विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का भी पाठ किया जाता है। किसी बड़े राजनेता के स्वर्गवास के होने के पश्चात भी ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। धार्मिक आयोजन केवल आयोजित ही नहीं किए जाते बल्कि इनका प्रचार भी किया जाता है। यह सब एक धर्मनिरपेक्ष देश में होता है। ऐसा होने से राजनीति में धर्म का सम्मान और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, वोट बैंक की राजनीति। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारण राजनीतिक दलों की वोट बैंक की राजनीति है। यह राजनीतिक दल व्यापक विचारधारा पर आधारित नहीं है। राजनीतिक उपयोगिता इनका एकमात्र सिद्धांत और सत्ता प्राप्ति इनका एकमात्र उद्देश्य है। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल राजनीति में धर्म का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं। भारत में दूसरे अल्पसंख्यकों की तुलना में मुस्लिम अल्पसंख्यक सबसे अधिक हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की चुनावी रणनीति मुस्लिम संप्रदाय को अपने पक्ष में करने की होती है। कई राजनीतिक दल हिंदू बहुसंख्यकों का समर्थन करने के लिए ऐसी नीति बनाते हैं जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोग पसंद नहीं करते हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपरोक्त कारणों से के अतिरिक्त भी कई ऐसे कारण हैं जो राजनीति को धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं होने देते। भारत में धर्म की राजनीति के भयंकर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। वर्तमान समय में देश सांप्रदायिकता की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हम भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। तो यहीं पर आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें हमें बताया गया कि धर्म का हमारे राजनीति में क्या भूमिका रहती है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।